हेलो दोस्तों, आपके अपने एप्स एग्ज़ाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का टेस्ट सीरीज़ का पेपर सॉल्व होने जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन को। और यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन दे रहा है, एडमिरल कप किससे संबंधित है। इसका मतलब है कि एडमिरल कप जो है किससे संबंधित है। ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो एडमिरल कप जो है ये किससे है, नौकायन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, नौकायन से संबंधित आपका एडमिरल कप है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी बिल पास करने के लिए या निजी बिल जो है पेश करने के लिए कम से कम अवधि क्या होनी चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हम लोग कई तरह के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो इसके लिए कम से कम 1 माह होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा 3 माह के लिए कौन सा बिल आता है। तो याद रखिएगा इसके लिए हमारे संविधान में एक प्रावधान है 3 माह के लिए। वो आपका कौन सा है, तो वो आपका कह सकते हैं कि एक ऐसा कानून है जो निवारक निरोधक कानून के तहत 3 माह तक क्या कर सकते हैं, बंदी बना सकते हैं। निवारक निरोधक कानून, निरोधक कानून। इसका मतलब है कि जिसमें आपका आतंकवाद जो है निवारक निरोधक है, पोटा है, बहुत सारे जो कानून हैं जिसके अंतर्गत 3 माह तक आप बंदी बना सकते हैं। 5 माह कोई प्रावधान नहीं है। जो 6 माह है इसमें है भारत में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लागू होता है, तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है ये 6 माह के लिए लागू होता है। और ये जो है इसकी घोषणा कौन करता है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है राज्यपाल से अनुमति लेकर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा 5 वर्ष में भंग होती है, 5 वर्ष में भंग होती है लोकसभा। उससे पहले भी भंग हो सकती है, लेकिन बहुमत यदि स्पष्ट न हो तो उससे पहले भी भंग हो सकती है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि मोटर गाड़ियों में जो साइड मिरर लगाया जाता है उसके लिए जो है कौन सा दर्पण आवश्यक है। मोटर गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है वो कौन सा दर्पण उसके लिए आवश्यक है, तो ये देता है। इसका मतलब है साइड मिरर आप समझ रहे हैं, तो उसमें दर्पण दे रहा है। तो ये देखिएगा यदि देखा जाए तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साइड मिरर के लिए कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बन जाता है। जैसे यदि क्वेश्चन ये दे दिया कि दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक ये किस दर्पण का इस्तेमाल करता है, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का। कान, नाक, गला में जो भी बीमारी होती है उसमें देखने वाला जो चिकित्सक होता है, उसकी जांच करने वाला, वो किस दर्पण का इस्तेमाल करता है, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इससे या तो क्वेश्चन दे देता है या तो इससे दे देता है। ठीक है, हजामत या नाव का जो शीशा होता है वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, जो आप सैलून वगैरह में जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन चाहे आरपीएफ हो, एसआई हो या किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, समतल दर्पण यहाँ पर क्या देता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई आधी होनी चाहिए। मतलब प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा आधी ऊंचाई दिखाता है, समतल दर्पण आधी ऊंचाई। तो ये देखिए इसका मतलब है कि यदि समतल दर्पण आधा हो तो पूरी प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बातें जो है किसके अंतर्गत आती है, समतल दर्पण में। चलिए जिसको प्लेन मिरर करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ तक कि आपका आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई हो, यूपीएसआई हो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र से लगातार क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा आपको केयरली ध्यान रखना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है इस पर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कृषि जो है आपका क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि जो है वो किस तरह का क्षेत्र होता है, तो वो हो जाता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक
क्षेत्र हो जाता है, जिसमें कृषि है, खनन है, उसके बाद वन है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। जो आपका उद्योग है वो आपका क्या है, ये आपका द्वितीयक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र उद्योग है। सहकारिता क्या है, सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र। इसका मतलब है कि भारत का जो सबसे ज़्यादा जो जीडीपी पर प्रभाव पड़ता है वो सेवा क्षेत्र से, लेकिन हमारे जो पूरा का पूरा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का ऋण किसको कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को। यहीं से हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती है, डेवलप होती है। प्राथमिक क्षेत्र यदि विकसित होगा तो देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में, उद्योग द्वितीयक में, सहकारिता तृतीयक में। तो इसमें से आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी एक क्षेत्र दे सकता है। इसका मतलब है कि ये आपका टेस्ट सीरीज है जो कि आपका प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया है। क्लियर हो गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, माउंट किलिमंजारो एक प्रकार का जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये कहाँ जो है, ये किलिमंजारो यदि पूछेगा कि ये कहाँ देखा जाता है माउंट किलिमंजारो, तो ये देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा तंजानिया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पे है, अफ्रीका में है। किस महाद्वीप में, अफ्रीका में। अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो किलिमंजारो है। ये देखिए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है, किलिमंजारो है। तो इसका मतलब है कि इसे हम लोग अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी मानते हैं, तंजानिया में स्थित है। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, मेरठ छावनी में 1857 का एक सैनिक विद्रोह हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसका मतलब है कि 1857 की क्रांति, थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि इसका एक तत्कालीन कारण रहा, तत्कालीन कारण। तो तत्कालीन कारण आखिर क्या था, तत्कालीन कारण, तो तत्कालीन कारण था मंगल पांडे को फांसी लगाना। मंगल पांडे को फांसी, मंगल पांडे जो है बलिया के थे और इन्हें जो है फांसी लगाया गया। ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, रेजिमेंट के सिपाही थे, और इस रेजिमेंट को भंग भी कर दिया गया। और मंगल पांडे को फांसी कहाँ पर लगाया गया था, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में लगाया गया था। और जैसे इनको फांसी लगाया गया, 34वीं रेजिमेंट में विद्रोह हो गया, और जिसकी वजह से घटना क्या घटित होती है कि इस रेजिमेंट को इन्हीं की वजह से भंग कर दिया गया। इसका मतलब है कि इसमें से सभी सैनिकों को जो है छुट्टी कर दिया गया हमेशा के लिए, उसे कहते हैं भंग कर देना। और इसमें अधिकांश सैनिक कहाँ के थे, अवध क्षेत्र से, जो कि वापस आए और संगठन बना करके यहाँ पर एक घटना का अंजाम मेरठपुर में आयुधशाला को लूट कर किए। ये घटना हुई 10 मई 1857 को। इसका मतलब है कि इसके पीछे कहीं न कहीं मंगल पांडे की जो घटना वाला जो बात है, ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, और वहीं 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बन बैठा। इसका मतलब है यदि पूछता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो ये है मंगल पांडे को फांसी लगाना। आखिर मंगल पांडे को क्यों फांसी लगाया गया था, उसका क्या रीज़न था, तो उसका मुख्य रीज़न था कि जो मंगल पांडे थे उन्हें जो है चर्बी लगे कारतूसों को मुख से खींचने के लिए ज़बरदस्ती किया गया, जिसकी वजह से उनका धर्म जो है नष्ट हो जाता, जिसके कारण उन्होंने गोली चला दी। ठीक है, अपने ही अधिकारियों के ऊपर गोली चला दी। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया। 10 मई 1857। ये देखिएगा यहाँ पर दे रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। इसका मतलब है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके आरपीएफ में, रेलवे में, एनटीपीसी में बनाएगा। आप जो सोच रहे हैं कि नहीं साइंस बहुत ज़्यादा आएगा, कभी सिलेबस उठाकर देख लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन ही आरपीएफ में साइंस है, बाकी ग्रुप डी में और आपका जो टेक्निकल वाला है उसमें साइंस ज़्यादा है। तो अभी ग्रुप डी का नहीं आया है, जिनको आरपीएफ और आरपीएफ एसआई देना है वो आराम से सिलेबस देखें, उसके अनुसार अपनी तैयारी करें। जिन्हें यूपीएसआई देना है वो भी इसी सिलेबस पर जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं, तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था हमारी जो है मूल रूप से देखिए इस तरह से होती है। एक पूंजीवादी होती है, पूंजीवादी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सेकेंड साम्यवादी, इसी को समाजवादी भी कहते हैं, साम्यवादी या समाजवादी, ये पूरी तरह से सरकारी होती है। और दूसरा इन दोनों को मिलाकर मिश्रित होती है, मिश्रित। इसका मतलब है जहाँ पर निजी और सरकारी दोनों की सहभागिता हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था जहाँ पे आयात निर्यात बंद हो, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था जहाँ पे कोई टैक्स न लगाया जाए। अब पूंजीवादी जहाँ पे बाजार मूल्य पर हो, और समाजवादी जहाँ पे सरकार मूल्य का निर्धारण करती हो। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि कौन सा है। सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की क्या है, सहभागिता से यह अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका मतलब है कि जो बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश में जो मानसून आता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं उत्तरी पूर्व मानसून। क्यों? क्योंकि बंगाल खाड़ी पूर्व में है और हिमालय से टकराकर वो उत्तर से ही नीचे दाब बनाता है। इसका मतलब है कि पूर्व से वो आता है और उत्तर से जो है दाब बनाकर पूरे यूपी में फैल जाता है, जिसे हम लोगों ने क्या किया, उत्तरी पूर्व मानसून का नाम दिया। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सा मानसून कराता है? ये देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होता है। यदि पूछ दिया उत्तर पूर्व मानसून या लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून ये क्या करता है, ये जाड़े में वर्षा कराता है। जाड़े में वर्षा कहाँ पर कराता है? कोरोमंडल तट। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरोमंडल तट पर जो है क्या होता है, जाड़े में वर्षा होती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं उत्तर पूर्व मानसून द्वारा जाड़े में वर्षा होती है। वो भी कहाँ पर होती है, कोरोमंडल तट पे होती है। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्न में से किसको पार्ल सिटी बोला जाता है? इसका मतलब है इनमें से कौन सा एक पार्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पार्ल सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये क्या होगा, हैदराबाद को पार्ल सिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बाकी जो है कांडला एक बंदरगाह है, तुतीकोरिन बंदरगाह है, कोच्चि एक बंदरगाह है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत पर वन है? मतलब वनों की संख्या यूपी में सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है। इसका मतलब है यूपी का सबसे बड़ा दूसरा जिला, उससे बड़ा लखीमपुर खीरी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूपी में जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? इसका मतलब जो यूरोपीय संघ में जो साझी मुद्रा है, याद रखना है कि जो यूपी में एसआई आने वाला है, ये टेस्ट सीरीज उसको भी काम करेगा। सुपर टेट जिनको देना है, टीईटी देना है, उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की जो साझी मुद्रा है को क्या नाम दिया गया? तो रुपया, यूरो, रूबल या फ्रैंक। तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरो बोलते हैं। रुपया कहाँ पे है? भारत में है, नेपाल में है, श्रीलंका में है, पाक में है, मतलब पाकिस्तान में। जैसे श्रीलंकाई रुपया, पाकिस्तान रुपया, नेपाली रुपया और भारतीय रुपया। अब देखिए, यूरो यूरोपीय संघ में है, रूबल कहाँ पे है, रूस में है। ठीक है। और फ्रैंक जो है ये कई फ्रांसीसी या बहुत सारे देशों में जो है फ्रैंक चलता है। फिर इसका आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका मतलब है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? यदि ऐसे पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जो कृषि संस्थान पूछ देगा
भारत में कृषि संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, दिल्ली में। दिल्ली में जो है कृषि संस्थान। डीआरडीओ कहाँ पे है, डीआरडीओ का मुख्यालय, डीआरडीओ का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। मुंबई में आपका सेबी आपका कहाँ पे है, मुंबई में है इसका मुख्यालय। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है आरबीआई का। इसका मतलब मुंबई को भारत की क्या कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। जो जो भारत में अर्थव्यवस्था चलाने वाला है सब कुछ कहाँ पे है, मुंबई में है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे बैंक हैं, चाहे वो एसबीआई हो, ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत बड़े बड़े जो बैंक हैं उनका सभी का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। अब देखिए कानपुर, कानपुर देखा जाए तो यहाँ पर दलहन संस्थान है, दलहन संस्थान। और इसके अलावा कृत्रिम अंग संस्थान, कृत्रिम अंग कहाँ पर बनाया जाता है, कानपुर में कृत्रिम अंग संस्थान। देखिए पिछली बार एसआई में क्वेश्चन आया था, कृत्रिम अंग भारत उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाए जाते हैं। तो ये देखिए ये आपका टेस्ट सीरीज सभी के लिए है, कोई ये ना सोचे कि नहीं हमारे लिए नहीं है। जो सुपर टेट शिक्षक भी देना चाहता है वो टेस्ट सीरीज से इनका कल्याण हो जाएगा, मतलब आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये टेस्ट सीरीज का जो सॉल्यूशन है वो पेपर जो मिलेगा उस सॉल्यूशन आप उस पर देखते रहिएगा, आपका देखिए पूरा का पूरा जीएस स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला है पंडित दीनदयाल जो है पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ पे है। इसका मतलब है कि पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है, ये है मथुरा में, ये मथुरा में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे कि कौन सी मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो ये है ये आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड। इसका मतलब है इसी वजह से ये लाल दिखाई देता है। फेरस ऑक्साइड, इसे हम लोग फेरस भी बोल सकते हैं, फेरस ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देती है। काली मिट्टी किससे बनती है, ज्वालामुखी से बनती है, ज्वालामुखी से। तो ये भी नदी द्वारा नहीं आती है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये नदी द्वारा लाई जाती है, ठीक है। और लैटराइट नदी द्वारा नहीं लाई जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये भीगने पर मुलायम हो जाती है और सूखने पर कड़ी हो जाती है। और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, इसी में आप देखेंगे बांगर होता है, इसी में खादर होता है, इसी में चिकनी होता है, चिकनी मिट्टी, इसी में दोमट मिट्टी होता है। ये सब कुछ किस में होता है, जलोढ़ से होता है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यदि क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, पूछेगा भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भारत में यही पाई जाती है। सेकंड पे लाल है, तीसरे पर काली है, चौथे पर लैटराइट है, फिर इसका बाद मरुस्थली है, फिर आपका पर्वतीय मिट्टी है। तो इस तरह से हम लोग मिट्टी को ऐसे करके कवर करके अच्छे से समझ रहे हैं और अपने नोट्स को बनाते जाएंगे, ताकि टेस्ट सीरीज जो भी आपका टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से किसी भी एग्ज़ाम को आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग कहाँ पर होता है, मिट्टी के खिलौने। तो याद रखिएगा यदि उस वहाँ पर दे देता है टेराकोटा वाला मामला आएगा तो यह आजमगढ़ में हो जाएगा, टेराकोटा आजमगढ़ में। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, यहाँ पर बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मिट्टी के खिलौने का जो स्थान है यूपी में कहाँ पर है, जहाँ पर मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आगरा में मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया। और कृत्रिम अंग जो है आपका कानपुर में, मेरठ में बहुत सारे जो है खेल के सामान भी होते हैं। और फिर इसके बाद आपका बरेली में, तो बरेली तो झुमका के लिए ही जाना जाता है। इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि कितने कृत्रिम आभूषण जो तैयार किए जाते हैं, मतलब कह सकते हैं आर्टिफिशियल, वो कहाँ पे तैयार किए जाते हैं, बरेली में तैयार किए जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए और बात करते हैं। अगला देखिएगा विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन विश्व बाघ दिवस, क्योंकि आप देख रहे हैं बाघों की संख्या भारत में, यहाँ तक कि टाइगर रिजर्व ये सब बनाया जा रहा है, तो ऐसे में इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है।
तो ये क्या हो जाएगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है। यदि पूछ दिया 23 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस, कछुआ दिवस। और यदि मान लीजिए पूछ दिया 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो सिविल सेवा दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 18 जून इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, मतलब जो प्रधानमंत्री होता है वो अपना जवाबदेह, आप देखेंगे बैठक जो होती है वो कहाँ होती है, लोकसभा में, तो वो किसको जवाबदेह होता है, लोकसभा के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। कभी कभी देता है प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के, ताकि जो भी देश में काम हो रहे हैं लोकसभा में आप उसकी जब बहस होती है, विपक्ष सवाल पूछता है, तो लोकसभा के सामने क्या करना होता है, प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है लोकसभा अध्यक्ष के सामने। चलिए और बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है, एक लोक नृत्य है, इसका मतलब है लोक नृत्य है। ये देखिएगा शास्त्रीय नृत्य नहीं कह रहा है, यदि शास्त्रीय नृत्य कहेगा तो अलग हो जाएगा। देखिए लोक नृत्य कर रहा है। अब आपका यहीं से गलती ज़्यादातर लोगों का हो जाता है। लोक नृत्य जो होता है वो छोटे छोटे स्थानों पर राज्यों में होता है। जो शास्त्रीय नृत्य होता है एक बहुत बड़ा जो है या प्राचीन समय में तैयार किया गया वो नृत्य होता है, तो वो देखिए शास्त्रीय नृत्य होता है। जैसे गरबा, गरबा क्या है, गरबा ये कहाँ पर है, गुजरात में, और गरबा गुजरात में होता है। और ये किस तरह का नृत्य है, तो ये होगा लोक नृत्य। बाकी कथकली ये कहाँ पे है, केरल में, ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टनम ये केरल में है, ये कैसा है, शास्त्रीय नृत्य। और मणिपुर में है, ये कैसा है, शास्त्रीय नृत्य है। इसका मतलब ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। जो ऊपर वाला है वो आपका क्या है, लोक नृत्य है। इन दोनों में अंतर समझना है, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा रिस्पांस कर सकते हो। आपके पास टेस्ट सीरीज पेपर दे दिए जाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन आप यहाँ देखोगे। इसका मतलब है कि ये टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन आपको सीधे तौर से दे दिए जाएंगे और ऐसे ही सभी पेपरों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस जो है कह सकते हैं प्रयुक्त की जाती है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। हाइड्रोजन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, भविष्य का ईंधन है, भविष्य का ईंधन। हाइड्रोजन, CO2 क्या करता है, ये अग्निशमन में काम करता है, अग्निशमन मतलब आग को बुझाने में। और ग्लोबल वार्मिंग मतलब भूतापीय गर्म का सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इथेन मेथेन तो होता नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, एसीटिलीन जो है ये कृत्रिम ढंग से फलों को क्या करता है, पकाने के काम में आता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ, ध्यान रखिएगा, आपका जो वर्तमान में ज्ञानपीठ चल रहा है उसको भी आपको याद रखना है और किस क्षेत्र में दिया जाता है उसको भी याद रखना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्तमान में जिन लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है, प्लस जैसे आप देखेंगे आचार्य वीरभद्राचार्य को मिला है, और उसके बाद इन लोगों को संयुक्त रूप से 2 लोगों को मिला है। तो ऐसे लोगों को, जैसे जिन लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में जिनको मिलेगा वो भी आपको याद करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। इससे पहले भी क्वेश्चन ये आया था, मतलब हालांकि दर्पण आया था, क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। इसका मतलब है कि दर्पण की ऊंचाई क्या होगा, जितना बड़ा व्यक्ति होगा और उसकी आधी यदि दर्पण की ऊंचाई है तो प्रतिबिंब क्या होगा, पूरा दिखाई दे सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा होता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी झील दे देता है, कभी कभी सागर दे देता है। सागर में मृत सागर का जल सबसे खारा होता है, और झील में कौन सा होगा, वान झील। वान झील जो है ये सबसे खारे पानी की झील है। ये कहाँ पे है, टर्की में है। टर्की की वान झील सबसे खारे पानी की झील है।
और सागर में क्या होगा, मृत सागर, जो सबसे खारा पानी है। चलिए अब देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस साल में पहली बार 1875 में जो है कह सकते हैं कि अपना 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। बॉम्बे मतलब वर्तमान में अब क्या है, मुंबई बन गया है। तो इसकी स्थापना 1875 में किसने किया था, तो ये क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है इसकी स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्य समाज। आर्य समाज जो है कह सकते हैं कि भले बहुत सारे विवाह पद्धति वगैरह आर्य समाज पद्धति लाया, विवाहों का बदलाव किया, यहाँ तक कि दहेज प्रथा जो था उसे आर्य समाज ने ख़त्म कर दिया। तो उस समय के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इन्होंने ही बोला था वेदों की ओर लौटो। इसका मतलब है कि दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश नामक एक किताब लिखी थी, जिसे आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। यहाँ तक कि इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाए थे, ताकि जो हिंदू ईसाई धर्म अपना लिए थे वापस फिर से हिंदू धर्म अपना लें, ऐसे में जो है इन्होंने चलाया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वर्षा की मात्रा क्या होती है उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम ओर जाने पर, घटती है। क्यों, क्योंकि जितना वर्षा बलिया में होती है, बलिया में सबसे पहले आता है मानसून, उतना वर्षा आपका मथुरा और आगरा में नहीं होता है। क्योंकि मथुरा और आगरा में आप देखेंगे ना, भारत मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, और यहाँ पर बलिया में क्या होता है, अधिक होता है। तो अब ये बताइए कि यहाँ से जब मानसून आगे बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर आते आते कम हो गया। तो आपको इस चीज़ को समझना है, वहाँ पर पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। मैनचेस्टर मतलब होता है सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन जो करता है उसे मैनचेस्टर बोलते हैं, सूती वस्त्र उत्पादन। तो यहाँ पर देखिएगा भारत का अलग अलग मैनचेस्टर रहा है, जैसे पूर्व में मैनचेस्टर रखा गया, पश्चिम में मैनचेस्टर रखा गया, पश्चिम में, उत्तर में मैनचेस्टर रखा गया और दक्षिण में मैनचेस्टर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दक्षिण, देखिए यहाँ पर दक्षिण पूछ रहा है, दक्षिण में क्या है, कोयम्बटूर है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा, कोयम्बटूर। पश्चिम में क्या है, अहमदाबाद, अहमदाबाद ये पश्चिम का मैनचेस्टर है। और उत्तर का क्या है, कानपुर, उत्तर का है। पूर्व का क्या है, कलकत्ता, कलकत्ता। अब मान लीजिए इसी को पूछ दिया भारत का मैनचेस्टर, ये देखिए पश्चिम का भी मैनचेस्टर है और भारत का भी मैनचेस्टर है। इसका मतलब है कि दोनों का मैनचेस्टर आपका क्या बन जाएगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है दोनों का मैनचेस्टर है, जो कि इधर भी कह सकते हैं पश्चिम का भी और भारत का भी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो श्रम संगठन मतलब होता है ILO। ILO जो है ILO, ये जिनेवा में 1918-19 में बनाया गया था। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं पेरिस। पेरिस में किसका मुख्यालय है, यूनेस्को का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। और न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, UNO का। रोम में किसका है, FAO। इसका मतलब जानते हैं, FAO मतलब होता है जो कृषि एवं खाद्य, जो खाद्य एवं कृषि है उसका जो है रोम में है। तो आपको न्यूयॉर्क का भी पता होना चाहिए, खाद्य वाला भी पता हो जाना चाहिए, यूनेस्को। सभी पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनेवा में तो कई संस्थाएं हैं, जैसे WHO भी है और आपका ILO भी है, गेट है, WTO भी है। इसका मतलब है कि ये बहुत सारी संस्थाएं जिनेवा में काम करती हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा भारतीय करेंसी पर कितनी भाषाएं हैं। इसका मतलब है कि भारत की जो करेंसी है उस पर टोटल कितनी भाषाएं हैं। तो 15 भाषाएं हमारे करेंसी पर लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, देहरादून। और पर्यावरण संस्थान पूछेगा तो भोपाल, मतलब पर्यावरण एक संस्थान क्या हो जाएगा, पर्यावरण संस्थान। इसका मतलब पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक भोपाल में भी बना हुआ है। और लेकिन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में। ठीक है,
और यहाँ पर यदि लखनऊ में हम लोग पूछें तो लखनऊ में कौन सा है, तो लखनऊ में एक अनुसंधान है जिसको हम लोग कह सकते हैं आयुर्वेद संस्थान। ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। इसका मतलब यूपी में बीज को उत्पादन बढ़ाने के लिए उसकी स्थापना 2002 में किया गया था। इसकी स्थापना कब किया गया था, 2002 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट मिलाती है। मतलब कौन सी पहाड़ी है जो आप देखेंगे पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट को मिलाती है। भारत का ये मैप है और इस मैप के अनुसार यदि देखा जाए एक पहाड़ी यहाँ से यहाँ तक आती है, काफ़ी लंबी पहाड़ी है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत जो है आपका पूर्व से पश्चिम तक मिलाने वाली पहाड़ी है और ये आपका कहाँ पे है, तो मूल रूप से देखिए ये तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी है। इसका मतलब है ये तमिल में भी फैला है, ये केरल में भी फैला है, कर्नाटक में भी फैला है। इसका मतलब 3 राज्य में है। और सेवराई पहाड़ियाँ केवल तमिल में है। ठीक है, सेवराई। अब आते हैं अनाई मुंडी, ये आपका केरल में है, केरल में। पालनी पहाड़ियाँ तमिल में है। ठीक है, और इसमें सेवराई थोड़ा सा आंध्र में भी आता है, लेकिन आंध्र और तमिल में है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया, नीलगिरी ही इसका मुख्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा उत्तर भारत का मानचेस्टर। देखिए यही क्वेश्चन हमने बनाया भी था जो कि आ गया, जो कि आपके क्वेश्चन में आ गया, उत्तर भारत का मानचेस्टर। तो ये क्या हो जाएगा, कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर बोलते हैं। ठीक है, कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर बोलते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी, केंद्र सरकार में जो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है वो कौन होता है। देखिए यहाँ पर दिया है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो है मूल रूप से किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव को। मंत्रिमंडल सचिव को जो है सबसे उच्चतम माना जाता है। और कानून का सबसे बड़ा व्याख्या कौन करता है, कानून का व्याख्या, तो कानून का व्याख्या सबसे बड़ा कौन करता है, तो ये कौन हो जाएगा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जो है कानून का व्याख्या करता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक शुरू हुआ था, और ये कब शुरू हुआ था। देखिए ऐसा भी करंट अफेयर्स आपकी एग्जाम में दे सकता है। 3 अक्टूबर 2017 को ये शुरू किया गया था, 3 अक्टूबर 2017। ये करंट अफेयर्स ही मान करके एसआई में फिर से आने वाले पुलिस में इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। तो आप लोग यदि दूर भी हैं हमसे, जो लोग मान लीजिए टेस्ट सीरीज डायरेक्ट क्लास में ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर है। मान लीजिए जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं ले पा रहे हैं, वो काफ़ी दूर हैं, कई अलग अलग ज़िले में हैं, तो वो ज़रूर टेस्ट सीरीज ले, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। एक बार आप अपने से टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखोगे, तो शायद हमें लग रहा है कि आपका जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे आपको 100% कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं सब कुछ सही करके आऊँगा, और इन्हीं में से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ भी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत स्पेशल तौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये 3 अक्टूबर 2017 हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यक्षगान, याद रखिएगा, यक्षगान एक लोक नृत्य का संबंध है। ये भारतीय राज्य किससे है, यक्षगान जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो किस राज्य से है, तो कर्नाटक। केरल में क्या है, मोहिनी अट्टनम है, मोहिनी अट्टनम है, और क्या है, कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी, ये आपका केरल में होता है। तमिल में क्या है, भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। मोहिनी अट्टनम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टनम हो जाएगा, सॉरी ये कथकली हो जाएगा, कथकली। कुचिपुड़ी किस में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा। आंध्र प्रदेश में क्या होगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, तो इसका भी आपको याद रखना है। अब कथक कहाँ पे है, कथक आपका उत्तर प्रदेश में कथक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कोशिका की शक्ति का स्रोत, मतलब कोशिका का पावर हाउस, इसे हम लोग एक सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, शक्ति का स्रोत मतलब होता है पावर हाउस।
कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? कोशिका भित्ति को, माइटोकांड्रिया को, राइबोसोम को या न्यूक्लियस को। तो ये माइटोकांड्रिया। अभी पुलिस में भी ये यूपी पुलिस 2000 देखिए यूपी 2024 में क्वेश्चन आया है, ये मत सोचिएगा। और हमारे टेस्ट सीरीज में पहले से ही सेट है, बाद में टाइप नहीं हुआ है, पहले से ये सभी क्वेश्चन बने हुए हैं। इसका मतलब यूपीपी 2024 में आप देखेंगे किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आया है। उसको विश्वास करिए अपने आप को कि ताकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको वही बताना है कि आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से सक्सेस हो सकते हैं। आप कहीं पर भी रहिए, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। इस मेरा जो है इस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पूरे 1 साल तक ये टेस्ट सीरीज केवल 99 रुपये में रहेगी। 99 रुपये में हम आपको हर 30 जो है दिन के लिए टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, हर 30 सेट का, और केवल 99 रुपये में। इसका मतलब है कि आप आराम से उसको 1 साल तक कवर कर सकते हैं, इसे 30 सेट को। मतलब यदि आप 3-4 महीने 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले करके केवल 300-400 रुपये लगा दिए तो शायद आपको 100 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे और वहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला जो है कौन थी? तो यहाँ पर नरगिस दत्त, उमा देवी, देविका रानी। याद रखिएगा देविका रानी पहली महिला हैं जिन्हें क्या मिला था? जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये एक धन निष्क्रमण सिद्धांत इसी में से बताया गया था कि जो ब्रिटेन है वो भारत से जो है धन लेकर क्या कर रहा है, मतलब कि विदेश ब्रिटेन ले जा कर के भारतीय धन को धीरे धीरे ब्रिटेन ले जा रहा है। ये बातें हमें कहाँ देखने को मिली? तो अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में ये बातें मिली। ये किताब कब लिखी गई थी? ये किताब लिखी गई थी 1901 में। बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिससे भारतीय संपत्ति विदेशी खजाने में जा रहे हैं, भारतीय संपत्ति विदेशी खजाने में जा रहे हैं, ऐसा इस किताब में दर्शाया गया। खजाने में जा रहे हैं। और इस किताब को किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी, बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। पहली बार प्रति व्यक्ति आय भी 1867-68 में इन्होंने ही सबसे पहले लाया था। तो अब ये क्लियर हो गया। ये किताब कब लिखी गई थी? 1901 में लिखी गई थी, जो पहली बार प्रकाशित की गई थी। ये भी आपको डेट याद रखना होगा क्योंकि ये आरओ से लेकर पीसीएस से लेकर कई एग्जामों में इसका डेट पूछ दिया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुआ था उसे हम लोग बोलते हैं एथेंस। ये एथेंस से शुरू हुआ। इसका मतलब है एथेंस क्या है? यूनान है, यूनान है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। इसका मतलब आधुनिक ओलंपिक खेलों को सर्वप्रथम जो शुरू किया गया था, ये कब शुरू किया गया था? 1896 में जो है इस आधुनिक खेल को जो है शुरू किया गया था। जो अभी 2024 में भी आप देखेंगे कि आधुनिक खेल जो है हुए थे। और ये 2024 का जो डाटा है वो करंट अफेयर्स डाटा के तहत आपको मिल भी जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका बनेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग 38 क्वेश्चन रखे थे। ऐसे ही लगातार आपका टेस्ट सीरीज आज का डेमो है और टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप लेना है, इस तरह का क्लास लेनी है तो आपको जो है एग्ज़ाम फास्ट ऐप्स पर जाकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और 99 रुपये के पेमेंट पर आप 30 सेट जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।